Hello friends, CA Naresh Lakhani, and today I will talk about section 195 of TDS on non-resident payments. तो ये क्या सेक्शन क्या है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, रेट ऑफ जो TDS है वो क्या होगा, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा और क्या जो रेट्स हैं उसको हम रिड्यूस रेट करवा सकते हैं एप्लीकेशन देकर। तो ये सब चीज़ों के बारे में वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल। तो सबसे पहला है कि who is responsible to deduct tax under section 125। तो सेक्शन कहता है जी any person responsible for paying to a non-resident not being a company, मतलब कंपनी के अलावा और कोई फॉरेन कंपनी, तो कोई भी shall deduct income tax thereon at the rate in force। अब कोई भी आपको नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करनी है, चाहे वो कंपनी है या नहीं है, किसी भी फॉर्म की लीगल एंटिटी है, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, LLC है, LLP है, वन मैन कंपनी है या फॉरेन इनकॉर्पोरेशन कंपनी है, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। और नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? एनी इंटरेस्ट रेफर टू अंडर द सेक्शन अंडर एनी ऑफ द सेक्शन एक्सेप्ट 194 LB, 194 LC और 194 LD। ये बड़े यूनिक से सेक्शन है, बहुत ज्यादा कहीं एप्लीकेबल होते भी नहीं है। उसके अलावा ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, सैलरी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। सैलरी के ऊपर 192 सेक्शन जो है वही एप्लीकेबल होगा, अगर आप नॉन रेजिडेंट को भी पेमेंट कर रहे हैं। अब बात आ जाती है जी व्हेन टू डिडक्ट टैक्स, कब टैक्स पर डिडक्ट करना है। या तो आप तो उस व्यक्ति के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो या कोई सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो या उसको एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो। इन एनी ऑफ द केसेस आपको कहीं ना कहीं ये उसी समय जो है अर्लियर ऑफ द टू जो है, या तो आप उसको क्रेडिट दे रहे हो या कोई सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो या कोई पेमेंट कर रहे हो, तो उस पर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट इन केस ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक। तो उनको एग्जाम है, शायद वो इसलिए है कि उनको लगता है कि ये थोड़ा काम इतना अच्छा नहीं करते, इतने बढ़िया लोग नहीं है क्रेडिट पे टाइम पे, या फिर उनको डेफर करना चाहता है गवर्नमेंट अपने एंटिटीज को थोड़ी सी फायदा दे रही है। उसके बाद थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, अगर आप 100 रुपये भी दे रहे हैं तो उस पर भी आपको जो है TDS काटना पड़ेगा। अब उसके बाद है कि अदर सम, अभी तो मैंने इंटरेस्ट की बात की थी, अदर सम भी जितने भी हैं मोर और लेस ऑलमोस्ट सारे जो हैं जो इंडिया के अंदर एक्रू हो रहे हैं वो सारे के सारे होंगे भी। मैं डिटेल में इंडिया से जो है कहीं ना कहीं उनका साइटस है, इंडियन एंटिटी पे करिए, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है। एप्लीकेबल TDS टू बी डिडक्टेड ऑन एनी सम चार्जेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नॉट बीइंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज के अलावा जो आपको बताया कोई भी होगी टू एनी पर्सन, कोई भी पर्सन होगा, कोई भी एंटिटी होगी, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। वो जो इनकम है वो डीम टू अक्रू और अराइज होनी चाहिए। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन जो है 52B के हिसाब से डीम टू अक्रू और अराइज अगर इंडिया में हो रही है टू ए नॉन रेजिडेंट, तो आपके ऊपर ये सेक्शन, अगर रेजिडेंट के ऊपर है तो उनके जो रिस्पेक्टिव सेक्शन है वहां तो वो लगेगा ही लगेगा। अब उसके लिए आपको देखना है कि भाई डीम टू अक्रू और अराइज क्या है, तो हमें सेक्शन 9 पे जाना पड़ेगा जो चार्जिंग सेक्शन है। अब सेक्शन 9(1)(2) है, वो आपको बताया सैलरी का है, लेकिन उसके ऊपर आप जो है 192 लगा देंगे। उसके बाद है जी जो है गवर्नमेंट अगर किसी को भी सैलरी दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को भी सैलरी दे रही है, वो जो है अपने सिटीजन को कहीं भी दे रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई एम्बेसी का स्टाफ है, वो US के अंदर काम कर रहा है, इंडिया आया ही नहीं है पिछले 10 सालों से, लेकिन इंडियन एम्बेसी के अंदर काम कर रहा है, इंडियन सिटीजन है, तो उसके ऊपर लग जाएगा, लेकिन वो सेक्शन 192 होगा। उसके बाद आ जाइए डिविडेंड, डिविडेंड पेड बाय एनी इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। तो इंडियन कंपनी है, इंडिया से अगर उसका डिविडेंड का रिलेशनशिप इंडियन कंपनी दे रही है, तो कहीं भी बंदा बैठा हो वो इंडिया के हिसाब से टैक्सेबल डीम टू अक्रू राइज देगा। इंटरेस्ट पेबल बाय रेजिडेंट, कोई भी रेजिडेंट इंटरेस्ट पे कर रहा है एक्सेप्ट कोई ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन के लिए कर रहा है जिसका पर्पस ऑफ मेकिंग अर्निंग इनकम आउटसाइड इंडिया, कोई बाहर का इनकम है, बाहर का सोर्स है, कोई इंडियन ने दुबई में बिजनेस कर रहा है, दुबई से ही सारा उसका काम हो रहा है, दुबई से ही लेना देना है, तो वहाँ इंटरेस्ट देगा तो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज जो अगर उसका कोई भी रिलेशनशिप एक्रू प्राइस एक्रू
और उसको डीम टू एक्रू और अराइज हो रहा है तो करना पड़ेगा। सिमिलरली रॉयल्टी का भी ये रॉयल्टी पेबल बाय रेजिडेंट शैल बी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया एक्सेप्ट जहाँ पे जो है रॉयल्टी जो है बिजनेस और प्रोफेशन विच इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू सोर्सेज आउटसाइड इंडिया, जो बिजनेस और पर्पस है उसका जो है आउटसाइड इंडिया है। सिमिलरली फी फॉर टेक्निकल सर्विस पे भी सेम अप्लाई होगा। रेजिडेंट है, पेमेंट कर रहा है तो सेक्शन 195 एप्लीकेबल हो जाएगा, एक्सेप्ट वही है जो बिजनेस आउटसाइड बिजनेस है उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है तो वहां पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मोर और लेस जो है सारे इसी तरह से ही सेक्शन चलेंगे। अब बात आ जाती है जी कि क्या करना है, अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि इंटरेस्ट फी क्लॉज ये सब बता दिया आपको ऑलरेडी। जो है जो भी इंडियन रेजिडेंट पे कर रहा है वो इंडिया में ही माना जाएगा अगेन, क्योंकि इंडिया से ही उसका स्टेटस माना जाएगा अनलेस वो बाहर के बिजनेस के लिए है। मतलब जस्ट दोबारा रिपीट करना टू बी श्योर। अब रेट इन फोर्स क्या होगा? रेट इन फोर्स होगा जो इंडिया के अंदर जो जो डेट है जो स्पेसिफिक लिखे हुए हैं वो होंगे, ठीक है। सेक्शन 237A(3) के अंदर जो लिखे हुए हैं, या फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर अगर हमारे पास कोई रेट है, अगर वो लोअर है तो दोनों का किसी का ले सकता है, ठीक है। अब जो इंडिया के जो अंदर जो टीडीएस रेट लिखे हुए हैं फॉर सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज या सिमिलर काइंड ऑफ पेमेंट्स, तो वो प्लस सरचार्ज भी लगेगा। लेकिन डीटीए के अंदर जो है सरचार्ज नहीं लगता। जो डीटीए के अंदर जो भी रेट लिखा है, 10% लिखा डीटीए के अंदर और अपना टीडीएस के एक्ट के अंदर मान लो कहीं लिखा 15%, तो आइडियली 15 प्लस सरचार्ज लगेगा 4%, या जो है अपना एजुकेशन सेल्स और सेस लगेगा, तो सारी चीजें लगेंगी। लेकिन वेराज जो डबल टीटी के अंदर अगर कोई रेट 10% लिखा तो उसके ऊपर कोई कुछ एडिशन नहीं होगा, ठीक है। जब क्या क्या रेट है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने डिविडेंड के ऊपर 20% है, रॉयल्टी के ऊपर 10% है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के ऊपर भी 10% है, इंटरेस्ट के ऊपर एक्सेप्ट अदर देन 194 LB LC LD के ऊपर 20% है। ऑल द अबव रेट्स आर इंक्रीज्ड बाय एजुकेशन सेस ऑफ 4% एंड एप्लीकेबल सरचार्ज टू कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट जो भी होगा रेट मेंशन डीटी शुड बी अप्लाइड इफ दे आर मोर बेनिफिशियल, तो कम वाले जो है वो होगा। अब आ जाता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी फॉरेन कंपनी की इंडिया में है तो उसके ऊपर जो है रेट 40% लगेगा। उसके बाद जो है प्लस आपको जैसे मैंने बताया 40% प्लस सेस भी लगेगा। लेकिन अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो 4% सेस प्लस 2% सरचार्ज लगेगा। और अगर 10 करोड़ से ऊपर अगर पेमेंट एक्सीड हो रही है तो 40% प्लस 4% प्लस 5% सरचार्ज करेगा, जो 43.68 के रेट होगा। उसके बाद आता है लोअर डिडक्शन का। आप लोअर डिडक्शन का भी जो है या नील डिडक्शन का भी आप सर्टिफिकेट जो है आजकल ऑनलाइन हो रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर को आप अप्लाई कर सकते हो कि मेरा जो है टैक्स नहीं बनता, उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वो नील भी हो सकता है, या उसके लिए जो है आप लोअर रेट ऑफ डिडक्शन भी है कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कैपिटल पेमेंट कोई हो रही है तो उसमें आप कह सकते हैं कि जी मेरा 54F का मैं बेनिफिट ले रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से मेरा कर दो। लोअर के लिए लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए 197 सेक्शन लगता है, फॉर्म 13 आपको भरना पड़ेगा। सिमिलरली नील के लिए भी आपको यही फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उसके अलावा जो है पेमेंट के टाइम पे आपको हो सकता है फॉर्म 15CA 15CB भी भरना पड़े, उसका तो आपको थोड़ा डिटेल में और मैं किसी दिन डिस्कस करूंगा। तो ये था जो सेक्शन 195 का, कि जो रेजिडेंट किसी नॉन रेजिडेंट को कोई भी लीगल एंटिटी उसको पेमेंट करता है तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। जो डिडक्शन के लिए आप 197 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और जो है फॉर्म 15CA और CB भी भरना पड़ेगा, जो डिटेल में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कभी लेटर ऑन। तो आई होप आपको कुछ ओवरव्यू मिल गया इस सेक्शन का, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरी वीडियोस को, और प्लीज़ शेयर करो। थैंक यू, बाय।